चलिए टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और जेडब्ल्यू नीड ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका 12th एंड तक इनॉग्रेट में काम आएगा, द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन और क्या है और कैसे हमें रिकग्नाइज करेगा, हमें कैसे पता चलेगा दिस इज द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया BeCl2। ठीक है, BeCl2 की बात करें तो सपोज इफ आई एम गोइंग टू चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बेरिलियम, इट इज 1s2 2s2। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बेरिलियम एंड इन दिस केस द 2p इज वैकेंट, 2p इज वैकेंट। ठीक है, 2p यहाँ पर क्या है, वैकेंट है। तो व्हाट वी कैन से हियर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी ऑर्बिटल। चलिए दिस इज द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। आप बोलोगे सर ये तो ग्राउंड स्टेट का कंडीशन है, तो आप एक्साइटेड स्टेट ले जाओ बिकॉज सी ये तो क्या है, पेनल्टीमेट है, दिस इज अल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट ऑर्बिट और अल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट ऑर्बिट। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो पेनल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट यानी सेकंड लास्ट ऑर्बिट एंड दिस इज द अल्टीमेट लास्ट ऑर्बिट। हियर n इक्वल टू 1 पेनल्टीमेट एंड n इक्वल टू 2 इज द अल्टीमेट। ये चीज का ध्यान रखिएगा। डन। अब मान लीजिए यहां पर क्या होगा कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद एक्साइटेड स्टेट, दिस इलेक्ट्रॉन may jump to this because we know the conditions required for the formations of any kind of a bond, whether it is going to be formed sigma, pi, delta या any case of a covalent bond, तो आप क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल शुड हैव वन अनपेयर ऑर्बिटल एट लीस्ट। बट यहां पर तो ऑर्बिटल अनपेयर है ही नहीं, बट वी नो दैट BeCl2 बनता है, Be2 कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या होगा हम चेक करते हैं। तो बेरिलियम दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 एंड 2p1 है ना, कई जगह 2pxy 2py0 2pz0 भी लिखते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज यू कैन राइट 2p1। नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल। क्लियर। तो अब आप देखिए यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखूंगा तो हियर इट इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो हाउ मेनी अब समझना, अब यहां से काम चालू होगा। आप बोलोगे देयर इज अ 2 ऑर्बिटल, ठीक है, एंड क्लोरीन है। If we check out the chlorine या chlorine तो 1s2 2s2 and 2p6 3s2 and 3p5 and even लास्ट जो भी 2 लेक्चर्स हैं हम उसके अंदर क्लियर कर चुके हैं। जब से हमने कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया है, द फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैन हैव ए 1 वैलेंसी, मिनिमम 1 वैलेंसी होगा जब वो सराउंडिंग में होगा। सराउंडिंग का मतलब दिस इज द सेंट्रल वन। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे 3d5 आएगा, तो इफ वी चेक आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 3d5 ही आएगा। डन, ये 3d5 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या है, ओनली 1 ऑर्बिटल बिकॉज़ दिस इज फुली फिल्ड फुली फिल्ड फुली फिल्ड फुली फिल्ड, ओनली 1 ऑर्बिटल। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां क्लोरीन का ले लिया, चलिए एंटी स्पिन ले ली, इसकी भी स्पिन एंटी ले ली, क्लोरीन मैंने यहां लिख दिया। डन, क्लोरीन मैंने यहां लिख दिया। Now what happened? This going to be overlap and this is going to be overlap. ये दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जब ओवरलैप कर रहा है तो which are bond are going to be formed? Sigma। क्योंकि साइड ओवरलैपिंग का किसका होता है, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल की साइड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, बट अभी तो एक्चुअल ओवरलैपिंग चल रहा है, तो अभी इसमें हम बात करें तो यदि हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो there is a bond between this and bond between this and this, and because there is a 2 orbital the angle is 360 divided by 2 that is 180। ठीक है, अब हमारे को BeCl2 का स्ट्रक्चर मिलता है लीनियर, प्रैक्टिकली लीनियर मिलता है एंड एंगल इज 180 डिग्री। एंगल कितना मिलता है, 180 डिग्री। अब मैं क्लोरीन को मैं रब कर रहा हूं, जगह मुझे चाहिए यहां पर, क्लोरीन मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन की मुझे जगह चाहिए थी, व्हाट हैपेंड टू द क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का क्या हुआ है, चलिए मैं ये वाला एक्साइटेड स्टेट भी मैं हटा देता हूं। डन। अब देखिए यहां पर हुआ क्या है, सपोज इफ आई एम गोइंग टू चेक आउट द स्ट्रक्चर तो मैं यहां पर लिखूंगा BeCl2 लाइक दिस। यानी क्या होगा, S ये वाला जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल कोई भी ले लो, इधर ले लो ये,
आप बोलोगे s ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम कंबाइंड विद p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि ये 3p5 का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द 3p5 का एक ऑर्बिटल अल्फाइड था, इधर आ जाए तो आप बोलोगे दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। यहां तक क्लियर हुआ? हम यही अज्यूम करेंगे ना, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इफ वी चेक आउट द स्ट्रेंथ, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आया है, वी नो दैट दिस इज pp, उसके बाद sp एंड देन ss आता था, यस और नो? दिस इज फॉर द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास एक ऑर्बिटल ये है, ओके, एक ऑर्बिटल ये है, दैट मींस दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड स्टेबिलिटी है या बॉन्ड एनर्जी, कोई भी वर्ड यूज कर लो, वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, यदि मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में भी हमने अभी, चलो बॉन्ड लेंथ उतना नहीं पढ़ा है, बट आपको ये तो पता है ना, बॉन्ड लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल, न्यूक्लियस ऑफ टू ऑर्बिटल या टू एटम बोल दें, तो यहां पर यहां से लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ रहेगी, यहां से ये लेके यहां तक बॉन्ड लेंथ आएगी। तो दिस इज लेट बी x और ये y, तो आप क्या बोलोगे? x डज नॉट इक्वल टू y, यदि मैं यहां पर चीजें समझूं। अब आप बोलोगे सर y, याद करिए ये जो स्ट्रेंथ थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? एक्सटेंट टू दी ओवरलैपिंग, और वी नो दैट p इज अ डायरेक्शनल, एंड डायरेक्शनल की ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती थी और नॉन डायरेक्शनल दैट इज s की ओवरलैपिंग थोड़ी मिनिमम होती थी। जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ जब आपकी इफेक्ट होगी है तो बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस विल कम क्लोजर, तो यहाँ की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट और यहाँ की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट अलग अलग है, तभी तो स्ट्रेंथ अलग अलग आई है ना, स्टेबिलिटी अलग अलग आई है, बॉन्ड एनर्जी अलग अलग आएगी। तो यहाँ पर जो एक्सटेंट टू दी ओवरलैपिंग है वो अलग अलग है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या है, ये अलग अलग आनी चाहिए, ठीक है। यानी मैं ये इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं मानू, जैसा है वैसा का वैसे ही सोचो, तो मुझे दो चीज मिल रही है, ढंग से समझ लेना। मेरे को क्या होना चाहिए? बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ मुझे डिफरेंट मिलनी चाहिए, पहली बात बॉन्ड लेंथ डिफरेंट मिलनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको आप चाहो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। सेकंड चीज जो आ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो या बॉन्ड एनर्जी बोल दो, स्ट्रेंथ बोल दो या बॉन्ड एनर्जी, इट शुड बी डिफरेंट, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए, अब मैंने आपको 1 लीटर रेड कलर दिया और 1 लीटर मैंने ब्लू कलर दिया, ठीक है। रेड कलर है डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट ब्राइटनेस, सैचुरेशन, जो भी आप मानो वो अलग अलग है। ब्लू कलर का स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रास्ट बोल दो या ब्राइटनेस बोल दो, जो भी वर्ड यूज कर लो वो अलग होगा, ठीक है। मैंने आपको दोनों कलर दे दिए, ठीक है। मैं बोलता हूं कि चलो आप एक काम करिए, देयर इज अ 2 वॉल, 1 वॉल पे जैसे मान लीजिए आपके पास रेड है 1 लीटर ले लिया मैंने और ब्लू मैंने ले लिया 1 लीटर, ठीक है। मैंने कहा है कि 1 वॉल रिक्वायर 1 लीटर पेंट, तो दैट मींस देयर इज अ 2 वॉल, तो इट रिक्वायर 2 लीटर पेंट, ठीक है। मैंने आपको दे दी, मैंने फ्रीडम आपको दे दी और मैं चला गया कि चलो मैं घूम के आता हूं, और मैंने कह दिया कि आप एक काम करो, इस पे कलर कर दीजिए, ठीक है। व्हाट आई अज्यूम, मैं ये अज्यूम करके चला गया कि बच्चे ने एक वॉल पे रेड कलर कर दिया होगा, दूसरे वॉल पे क्या करा है? ब्लू कलर, यानी एक वॉल पे रेड कलर कर दिया होगा तो दूसरे वॉल पे क्या कर दिया होगा उसने? ब्लू कलर कर दिया होगा, कलर कर दिया, ठीक है। मैं तो यही समझ जाऊं, मुझे रेड कलर होगी तो रेड कलर मुझे डिफरेंट दिखेगा, ब्लू कलर मुझे डिफरेंट मिलेगा। क्या रेड और ब्लू सेम है? नो सर, अलग अलग है, दोनों ही कलर अलग है, रेड रेड है, ब्लू ब्लू है, उसकी ब्राइटनेस उसकी कॉन्ट्रास्ट दोनों की डिफरेंट है। इमेजिन करके चलिए कि सपोज मैं बैक हुआ, रेड और ब्लू कलर यदि मिक्स होकर किसी भी तरह का, मान लीजिए कोई ग्रीन कलर या पर्पल कलर जो भी बनता है, ब्लू रेड और ब्लू से पर्पल कलर बनता है, मान लीजिए आपने दोनों वॉल पे पर्पल कलर मिला मुझे, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई हुआ क्या है कि मैंने आपको, आई गेव यू रेड कलर, आई गेव यू 1 लीटर ब्लू कलर, बट व्हेन आई बैक आई फाउंड कि भाई मैं आपको पूरा का पूरा मुझे पर्पल मिला है। तो मैं क्या अज्यूम क्या करूंगा? मैं अज्यूम क्या करूंगा कि आप लोगों ने क्या किया होगा? मैं सिंपल बोलूंगा कि आपने रेड कलर और ब्लू कलर
दोनों को क्या करा है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, चीजों को समझना, आपने बॉक्स को मिक्स नहीं किया है, आपने कलर को मिक्स किया है। ठीक है, कलर मिक्स करने से क्या हुआ, रेड और ब्लू की जो प्रॉपर्टीज पहले डिफरेंट हुआ करती थी वो प्रॉपर्टीज सेम होगी, कलर सेम हो गया है, कंट्रास्ट सेम हो गया है, ब्राइटनेस सेम होगी, शाइनिंग बोलो तो सेम आ गई, क्योंकि नाउ आपके पास अब वो रेड कलर इज ओरिजिनल कलर, ब्लू इज द ओरिजिनल कलर, बट नाउ यू गॉट हाइब्रिड कलर विच इज नोन एज पर्पल। तो अब आप देखोगे पर्पल कलर फर्स्ट वॉल पे, तो सेकेंड वॉल पे भी क्या है, पर्पल कलर आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए, ढंग से समझिएगा। तो पहले तो ये चीज अजम्पशन हो गया, एक वॉल पे रेड कलर और एक वॉल पे ब्लू कलर मिलना चाहिए, और ये चीज है आपको पता है कि एक बॉन्ड अलग होनी चाहिए और एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। यहां तक भी क्लियर हो गया? चलिए, बट जब प्रैक्टिकली देखा गया तो ये जो चीजें हैं, जो डिफरेंट वर्ड यूज होता था, वो डिफरेंट वर्ड यूज होता था, वो क्या मिला है, सेम मिला है। बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिली है, सेम मिली है। जो एनर्जी है वो दोनों की दोनों क्या है, सेम मिली है। नो डाउट आपको क्या मिली है, सेम मिली है। ठीक है, तो अब आप देखो सेम है, तो इसका मतलब मान लीजिए वापस से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका तो P है, इसका तो क्या है, P है, इसका एक ऑर्बिटल S है, एक ऑर्बिटल P है। तो हुआ क्या होगा कि इन दोनों जो ऑर्बिटल है, इन दोनों जो ऑर्बिटल है, इनका क्या होगा, पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। व्हाट हैपन, इनका क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये रेड कलर था, ये क्या था, ब्लू कलर था। दिस इज रेड कलर, दिस इज ब्लू कलर, इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइजेशन, इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि अब आपको जो कलर मिला है, आपको जो मिला है कलर, वो रेड कलर था, ब्लू कलर ओरिजिनल था, बट अब कलर क्या मिला है, पर्पल कलर। तो ठीक है, आपको यहां पर रेड और ब्लू था, अब आपको क्या मिला है, पर्पल कलर। ये s ऑर्बिटल था, ओरिजिनली p था, बट नाउ देयर इज अ न्यू ऑर्बिटल व्हिच इज नोन एज sp। ना वो रेड रहा ना ब्लू रहा, अब वो क्या कलर बन गया है, पर्पल। ठीक है, तो अब आपके पास एक नया ऑर्बिटल इसका आया है, दिस इज sp, और इसका क्या है, sp। तो क्या हो जाएगा, दोनों खुश, दोनों खुश। इस वॉल पे भी पर्पल कलर और इस वॉल पे भी पर्पल कलर। क्योंकि देखिए, हम एक बार बोलो कि सर कैसे पॉसिबल है, भाई मैं बाहर गया था, आया हूं तो मुझे पर्पल कलर मिला है, बट मैंने तो आपको रेड और ब्लू कलर दिया ना, तो मैं तो सिर्फ थ्योरेटिकल अजम्पशन ही करूंगा ना। मेरे को जब दोनों वॉल ब्लू मिली तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, या मान लीजिए किसी को भी मैं एक्सप्लेन क्या करूंगा कि था एक रेड लेटर कलर था, एक लीटर ब्लू कलर था, इन दोनों ने शायद मिक्स कर दिया होगा, इसकी वजह से पर्पल कलर बना। तो पर्पल कलर 1 लीटर था, एक पे चला गया, दूसरा लीटर पर्पल कलर दूसरे वॉल पे चला गया, यही सोचूंगा ना। तो सिमिलरली जब आपको बॉन्ड लेंथ दोनों सेम मिली तो क्या चांस है कि ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे। जब ये दोनों अलग अलग है तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, पहली बात। जब ये दोनों अलग अलग है तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए। बट जब प्रैक्टिकली देखा गया तो बॉन्ड लेंथ दोनों सेम मिली एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी दोनों सेम मिली है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल है, ना तो वो s रहा ना वो p रहा। नाउ इट इज गोइंग टू बी हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच इज नोन एज sp। तो आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी sp ऑर्बिटल, और यहां पर क्या है, क्लोरीन के ऑर्बिटल। ये मैं अभी डायग्राम बनाया है क्लोरीन। देखिए यहां पर क्या है, वापस से ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है, sp, दिस इज फॉर sp, और क्लोरीन का क्या है, ये p ऑर्बिटल आया, दिस इज फॉर क्लोरीन, क्लोरीन डन। तो आप देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे ये बेरिलियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना, दिस इज द बेरिलियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गया, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म दीस चेयर। अब आप चीजों को समझिए कि अब आप देखिएगा कि दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल कंसेप्ट, मेक श्योर, क्योंकि हमें शेप मिला है। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ है, ये पॉलिंग और स्लेटर ने मिलकर बनाया था। ठीक है, इट इज गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है, तो आप पॉलिंग और स्लेटर लिख सकते हो।
वो क्या है, ढंग से 1 by 1 डेफिनेशन लिख देते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर orbital of almost same energy, थोड़ी बहुत फर्क होगा। It is the intermixing of a two or more orbitals of almost same energy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, this phenomenon is known as हाइब्रिडाइजेशन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिनन बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, बहुत कोई टिपिकल नहीं लिख पा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में भी हाइब्रिड वर्ड सुना है, तो इसलिए कोई नया बात नहीं है, ठीक है। जैसे कई बार क्या है, एनिमल्स की हाइब्रिड करते हैं, कई बार क्या है, प्लांट की जो भी है हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं। जैसे डिफरेंट कलर के गुलाब बनाने हैं, सॉरी रोज जो भी है, गुलाब रोज जो भी है वो बनाने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यूज होता है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ए टू और मोर ऑर्बिटल ऑफ almost same energy. This phenomenon is known as hybridization, and the orbital develop या form is known as hybrid orbital, यानी अब ये क्या था, these two are non-hybrid orbital and this is known as hybrid orbital. रेड ओरिजिनल कलर था, ब्लू ओरिजिनल कलर था, बट पर्पल क्या मिला है, हाइब्रिड कलर मिला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया गया। अब आप एक जरा इस चीज पे रिकग्नाइजेशंस करिए। So it is the intermixing of a two or more orbital of almost same energy. This phenomenon is known as hybridization. The orbital developed form is known as hybrid orbital. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कंडीशन समझ लो या स्पेसिफिकेशन समझ लो, तो अब हम 1 by 1 चीजों को समझ लेते हैं। Is it clear to all of you? देखिए यहाँ पर यदि कई बार आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कंडीशन, तो आप बोलोगे important conditions for hybridization। यदि मैं important condition for hybridization बात करूं, हालांकि बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली बात तो क्या हो जाता है, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए मेनली क्या यूज करते हैं, अच्छा इसमें एक चीज होती है, यहां पर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हुआ है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन occurs of orbital not of electron। इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, ऑर्बिटल का हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाता है, अल्टीमेट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, ठीक है। मोस्टली तो क्या है जाएगा, अल्टीमेट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, इन सम केस इट इज पेनल्टी। बच्चों ये जो केस है ना, जो पेनल्टी मेड वाला केस है, वो जनरली आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे, यानी जो डी ब्लॉक वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें आता है, ठीक है ना। तो ये वाला अभी हम 11th स्टैंडर्ड में तो ये काम नहीं आएगा, मोस्टली 11th में तो 12th में आएगा, 11th में तो आपके पेनल्टीमेट ऑर्बिटल नहीं आएंगे, अल्टीमेट ही आएंगे। देखिए दिस इज नॉन एज अल्टीमेट, क्योंकि एन की वैल्यू 2 इज अल्टीमेट और 2s और 2p क्या है, दिस इज द अल्टीमेट ऑर्बिटल। अल्टीमेट होता है लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, और अल्टीमेट ऑर्बिटल क्या हो जाता है, लास्ट ऑर्बिट वाले ऑर्बिटल। तो लास्ट ऑर्बिट कौन है, 2, तो उसके ऑर्बिटल कौन हुए, 2s एंड 2p। ध्यान दीजिएगा, डन। तो ये ध्यान रखना, तो अल्टीमेट ऑर्बिटल शुड पार्टिसिपेट, ठीक है, इन सम केस इट इज पेनल्टीमेट, ठीक है। अब आप ये चीज भी क्लियर
हो गई है, ठीक है। अब आप देखिएगा ऑफ almost सेम एनर्जी, almost सेम एनर्जी चाहिए, ठीक है, ठीक है। एटम में हैव ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेट में हैव ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। जैसा भी जरूरी नहीं है कि जब हाइब्रिडाइजेशन करें तो जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ग्राउंड स्टेट पे हो, जैसे ये एक्साइटेड स्टेट है, बट सम केस क्या होता है वहां ग्राउंड स्टेट भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एटम में हैव ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एस ग्राउंड, जीएस ग्राउंड स्टेट और ईएस क्या लिखा है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे बेरिलियम था तो उसका क्या था, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, इज इट क्लियर। तो ये चीज का ध्यान रखना, और ध्यान दीजिएगा कि जितने ऑर्बिटल्स जो हैं या जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इज इट क्लियर। ये जो छोटी मोटी जो कंडीशंस है वो मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है, ये जनरली है, मैं सेलिएंट फीचर भी लिख देता हूं, दिस इज द थ्योरेटिकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आप करते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि जितने ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, है ना। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ, आप देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज या इंटरमिक्सिंग जो भी कहते हैं, या हाइब्रिडाइज जो भी लिख दीजिए, ठीक है। यानी किसी में भी कितने ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनते हैं, तो आप बोलोगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये है, तो आप बोलोगे मान लीजिए 1s प्लस 1p है, तो आप बोलोगे 2sp बनेंगे, sp ऑर्बिटल बने हैं, बट sp ऑर्बिटल कितने हुए, 2 हुए हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 2। मान लीजिए 1s और 2p मिक्स हुआ है, तो आप बोलोगे sp2 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए हैं, 3। तो आप देखोगे यहां पर आप बोलोगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यार थोड़ा सा अपन इस पे काम करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में ही बना देते हैं तो अच्छे से रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल आप देख लेते हैं, इसी तरह का कोई टेबल हम बना देते हैं तो आसान हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्या क्या लगा सकते हैं हम, बात करें नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए, एस कैरेक्टर कितना हुआ, और पी कैरेक्टर। हालांकि मैंने ये पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी एक बार लिखा दिया है कि बट ठीक है, एक रिवीजन फॉर्म में आप ले लें, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपके पास एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए जहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो डी कैरेक्टर भी आएगा, बट मोस्टली एस या पी कैरेक्टर ढूंढते हैं। आप चाहो तो लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एस तो एक ही ऑर्बिटल आता है, तो यहाँ पर आपके पास 1, ये 1 है, तो आप बोलोगे जैसे 1s 1p है, तो आप बोलोगे sp, ठीक है। 1s और 2p है, तो आप बोलोगे sp2, ठीक है। यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1s, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p, यह आ जाएगा sp3, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल 4 आएगा। मान लीजिए नंबर ऑफ, यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ p एंड d ऑर्बिटल, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1s 3p प्लस 1d, तो आप बोलोगे sp3d, टोटल 5 आ जाएगा। आप बोलोगे 1s
3p and 2d, it is equal to sp3d2. यहाँ पर 1s 3p एंड मैं सबके एग्जाम्पल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं सबके एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि मैं ये जरा पॉइंट समझा रहा हूँ। ये सबके मैं एक मैं एग्जाम्पल लूंगा, आप बेफिक्र रहिए कि कैसे बनता है ये sp3d, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, सब मैं लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3d sp3d3, इसके बाद देखिए यहाँ तक 6 है और 7, यानी मैक्सिमम वैलेंसी 7 आती है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यहां तक ही बनता है। अब देखिए यहां पर s कैरेक्टर निकालना है, तो आप देख लीजिए यहां पर कितना s है 1 एंड टोटल इज 2, तो ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये 1 और 3, और ये कितना है 2 और 3, तो ये 2/3 आ जाएगा। हाउ मेनी s आउट ऑफ 4, 1/4, तो ये 3/4, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ 1/5, 3/5, 1/5, 1/6, 3/6, 2/6, 1/7, 3/7, 3/7। मोस्टली तो यूज इतना ही होता है एस कैरेक्टर मोस्टली, फिर भी मान लीजिए निकालना है तो मैंने तरीका समझा दिया। देख लीजिए हाउ मेनी एस ऑर्बिटल 1 आउट ऑफ 2, हाउ मेनी पी आउट ऑफ 2, हाउ मेनी एस आउट ऑफ 3, हाउ मेनी पी आउट ऑफ 3, हाउ मेनी एस आउट ऑफ 4, हाउ मेनी पी आउट ऑफ 4, 50%, 50%, 33%, 67%, 25% एंड 75%। इस तरह से आपको निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया है। ठीक है, इसके बाद जरा आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाता है कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर दूसरा तरीका भी है। जब हम इसके अंदर आपको मैं वीएससी पेयर थ्योरी बता दूंगा, ठीक है, तो वहां पर भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो उसका दूसरा तरीका भी है, लिख लीजिए, बट जब मैं वीएससी पेयर थ्योरी पढ़ा दूंगा उसके बाद और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो वो आता है द सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मेक श्योर सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड, गलती मत करना, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, पेयर नॉट लोन इलेक्ट्रॉन, पेयर। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 पेयर काउंट होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 पेयर काउंट होगा। लोन पेयर कैसे निकालते हैं वो भी समझाया है, और सिग्मा बॉन्ड भी, फिर भी मैं वीएससी पेयर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो ये वाला केस आपको वापस से समझा रहा हूं। दिस इज द सेकेंड थिंग जब आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है। देखिए थर्ड थिंग जो आती है इंपॉर्टेंट फीचर, वो ये आता है कि जब एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, यानी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दोनों sp sp, sp2 sp2 sp2, sp3 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 sp3, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, सबकी एनर्जी शेप सेम होती है। तो एनर्जी एंड शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, ठीक है। फिर चौथा जो बात आती है, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, एक्सटेंड टू दी ओवरलैपिंग उस पे भी फर्क पड़ेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर देन प्योर ऑर्बिटल, ठीक है। ड्यू टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेक श्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसके होते हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम के सराउंडिंग के नहीं होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, व्हाट इट विल टेल, इट टेल्स ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड,
यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की ज्योमेट्री आपको समझनी है तो हाइब्रिडाइजेशन के वजह से ही हो जाती है, यानी उनके जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइड होते हैं उनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है उसके शेप आपको देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड बोल दो या मॉलिक्यूल्स बोल दो, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन द शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री बोल दें या शेप भी बोल दें, ठीक है। मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा कि ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क है, बट वो बीएससी थ्योरी में बताऊंगा, ठीक है। अब इतना लिख दीजिए। ओके, तो ड्यू टू द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन द हाइब्रिडाइजेशन, मोस्टली तो वो ज्योमेट्री बताता है, शेप इससे नहीं पता चलता, शेप मोस्टली लोन पेयर उससे पता चलता है, बट लिख लीजिए कहीं भी। ओके, तो ये जनरली मेरे पास आ गया है। आप देखेंगे जैसे यहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर, तो आप देखेंगे जैसे मान लीजिए अभी अपन ने पढ़ा है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, यानी जितना ज्यादा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगा उतना उसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे, कई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ sp4 क्यों नहीं लिखा है, तो मुझे इतना बताइए कि p में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ही तो होते हैं, s, px, py, pz, तो वो क्या होगा? d आएगा ना, क्योंकि px, py, pz के बाद तो d आएगा ना, इसलिए फिफ्थ ऑर्बिटल क्या होता है? d, 6th ऑर्बिटल भी d होता है, 7th ऑर्बिटल भी क्या होता है? d होता है। वो धीरे धीरे जब मैं सबके एग्जाम्पल लूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया है, तो आई होप इतना ही हम बात कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया है। तो आप देख लेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूल्स बने हैं दे आर क्वाइट स्टेबल एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल जो एटॉमिक यानी प्योर ऑर्बिटल से बने हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। इट इज ओनली गोइंग टू बी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, किसी भी तरह का पाई बॉन्ड नहीं बनता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो यहां तक आपने बात कर ली है, ठीक है। अब हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या जाएगा? डिटर्मिनेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। यदि आपको हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है तो व्हाट इज द वे, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, 3, 4, 5, 6, 7 बताए थे ना भी 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम क्या करते हैं कि आई एम गोइंग टू गिव द मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ गया है तो यू कैन से sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया है तो sp3, 5 आ गया तो sp3d आ गया है, 6 आ गया तो sp3d2 आएगा, 7 आएगा तो sp3d3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मेरा फॉर्मूला यहां पर है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इट इज 1/2, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज v प्लस n माइनस c प्लस a, v प्लस n माइनस c प्लस a। व्हाट इज द v? तो आप क्या बोलोगे? दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो निकालने हैं, ठीक है। हालांकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा याद कराता हूं। n की वैल्यू आती है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नॉट डाइवैलेंट। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, यानी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल लिखोगे कि मोनोवैलेंट एटम है कौन कौन से, कि भाई काउंट कर लो, हाइड्रोजन कितने हैं, फ्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितना है, ब्रोमीन कितना है, या आयोडीन। दीज आर द मोनोवैलेंट एटम, उनके नंबर काउंट करने हैं। तो मेक श्योर ऑक्सीजन ओ इज अ डाइवैलेंट, तो ये मत काउंट कर देना, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, तो उसका काउंट नहीं करना है। मैं सब एग्जांपल दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। where C stand for cation charge and A stand for anion charge, है ना। जैसे मान लीजिए
CO3 2 माइनस आ गया या NH4 प्लस आ गया, तो दिस इज नोन एज कैटायनिक चार्ज। तो दिस इज +1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर C की जगह 1 रखना है ना। एनायनिक चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखना है, साइन नहीं लिखना है, मेक श्योर साइन मत कर देना, ठीक है। अभी मैं यूज करता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले। तो ये आपके पास कार्बोनेट और ये सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर में BSc थ्योरी में बताऊंगा। अब आपको क्या है कि नाउ नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि सर हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप आपको पता है लिथियम, मैं सब पूरा फॉर्मूला लिखा हूं, लिथियम फैमिली, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन या नोबल गैस भी डाल दीजिए, क्योंकि जिनॉन और क्रिप्टॉन तो बनाते हैं। जिनॉन एंड क्रिप्टॉन दे आर मेनली फॉर्म ए कंपाउंड बिकॉज दे हैव ए बिगर साइज, बीइंग ए बिगर साइज, वो नो डाउट उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी लोअर तो नहीं होती कि दे आर गोइंग टू बी फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बट एटलीस्ट इतनी तो होती है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। इसलिए साइज बिगर होने के कारण उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी Z इफेक्टिव कम होता है। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी लेवल। तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाके अनपेयर हो जाते हैं, दे आर गोइंग टू बी अनपेयर। जैसे भी अपन ने पढ़ा ना, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाके अनपेयर। अभी मैं स्ट्रक्चर भी इसका बता दूंगा। डन। सेकेंड चीज हो जाता है, दे विल फॉर्म अ कंपाउंड ओनली विद द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नॉट अदर। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट इज फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 4 होती है। सेकेंड होता है ऑक्सीजन, दैट इज 3.5। तो इन दो से ही बनते हैं, बाकी किसी से नहीं बनते हैं, ठीक है। आपको पता है हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी जिनॉन और क्रिप्टॉन है सेंट्रल एटम। किसका निकाल रहा हूं, सेंट्रल एटम। मेक श्योर इफ दे आर इन सेंट्रल एटम। हालांकि फ्लोरीन तो सेंट्रल पे नहीं आएगा, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, बट मैंने यहाँ फैमिली का नाम लिखा है ना। यदि आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करे, कोई बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो इससे बेटर यही है कि मैं क्या करता हूँ, इसका ग्रुप का नाम ही लो। क्योंकि बोलोगे सर आपने तो लिखा था कि फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, यस मैं लिखा है, बट फ्लोरीन सेंट्रल में नहीं आता है, फ्लोरीन सराउंडिंग में ही आता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने जब आपको फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में समझा चुका हूं कि फ्लोरीन की वैलेंसी एक से ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल। सेम रीजन फॉर ऑक्सीजन, सेम रीजन फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप आता है, दिस इज गोइंग टू बी सेकंड ग्रुप, ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है, एंड दिस 17 और 18 ग्रुप के अंदर ये 2 की बात होती है। तो दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप समझ में आ गया है। यानी 15 के अंदर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या संबिंदास, उस स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्ड, सीखे, जीनियस, सचिन, पब्लिकली। तो ये आई होप ये सारा का सारा आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसी भी एग्जाम्पल्स को निकालना है, तो आप देखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई भी आप BeCl2 निकालते हैं, जैसे भी अपन ने पहले एग्जांपल ही लिया था, एग्जांपल 1 लिया BeCl2। चलो उसका आपने सीखा है अभी, तो अपन उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए बेरिलियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, बेरिलियम बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सेंट्रल एटम का कैसा होता है, वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। 99.99% लेफ्ट साइड में वाला होता है, वो सेंट्रल होता है 99%, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो गड़बड़ी कहां होगी, स्पेशली ये केस में, इसमें और इतना टेक्निकली समझ सकते हो कि हाइड्रोजन सेंट्रल नहीं हो सकता है, सेंट्रल यही होता है, यही केस है। अदरवाइज आप देख लेंगे कि मोस्टली लेफ्ट साइड में हो, यदि 2 आइटम है तो लेफ्ट साइड में काउंट कर लेना, 3 आइटम है तो सेंट्रल एटम तो पता चल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ एटम, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल होगा। बट यदि मान लीजिए 2 एटम्स है, 2 एटम या 2 टाइप के एटम्स हैं,
टू एटम भी टोटल टू नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, टू टाइप है या टू डिफरेंट एलिमेंट है, तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो सेंट्रल एटम आएगा। ठीक है, ये बहुत बच्चे की तरह समझा रहा हूं बट ठीक है, कंफ्यूजन रहे नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर हमने बात करी है इस एग्जांपल्स की। ठीक है, तो बेरिलियम कौन है, सेंट्रल, सेंट्रल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब आप देखो दिस इज सराउंडिंग एंड हाउ मेनी सराउंडिंग 2, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया है और इसका नंबर काउंट किया है। Here number is 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। Here the valence electron is 2, तो 2 लिख दिया। There is a neutral, तो न्यूट्रल है तो ना तो कोई कैटायनिक चार्ज है ना एनायनिक चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4/2 2। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हुए 2। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp, क्योंकि सबसे पहला ऑर्बिटल तो s का यूज होगा ना, उसके बाद p आएगा ना, क्योंकि आप खुद सोचे हैं कि सबसे पहले s आता है उसके बाद p आता है d आता है, 3s then 3p 3d, 4s 4p then 4d आएगा। अब देख लीजिए n+l के हिसाब से भी देख लीजिए 4d तो बाद में ही आने वाला है। अब आप देखिए सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए आपने CH को ले लिया, तो आप बोलोगे कार्बन हैव a valence electron 4 because carbon belong to 14 group and how many surrounding 4, तो आप बोलोगे 4 + 4, तो आप क्या बोलोगे 4/2 यानी 4 आ गया, तो आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। काउंट कर लीजिए sp3 कैसा है, टोटल 4 आया, पहला s px py pz, यानी फर्स्ट s आएगा, फर्स्ट s यूज हो गया बच्चे कितने 3 कौन होंगे p p p आ गया ना 4। अब मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल ये आया xO4 2-, सेंट्रल कौन है सल्फर। ठीक है, आप देखिए यहां पर क्या है 1/2। एक चीज का खासकर ध्यान रखना कि जब आपने सेलिएंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि एनी एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कार्बन है तो कार्बन में sp भी मिलेगा, तो sp2 भी मिलेगा, तो sp3 भी मिल सकता है। तो ये चीज मत समझना कि एक एलिमेंट है तो उसका एक ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे सल्फर है यहाँ पर, तो सल्फर का यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 बिकॉज सल्फर बिलोंग टू 16 ग्रुप। अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना पड़ेगा n की जगह। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 4 लिखा है, बट मैंने क्या बोला था, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनोवैलेंट एटम, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डाइवैलेंट एटम। तो ऑक्सीजन इज अ डाइवैलेंट एटम, तो इसलिए यहाँ पर भले ऑक्सीजन के 4 है तो बट ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर लिखी है 0, गलती मत करना। ठीक है, अब आप देखो -2 है एंड 2 इज अ एनायनिक चार्ज, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है +2 है। गलती से भी यहाँ साइन नहीं लिखने हैं, साइन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो मेक श्योर यहाँ पर किसी भी तरह का साइन नहीं लिखना है, साइन ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर आपने +2 लिख दिया, a की जगह +2 लिख दिया। वैल्यू यदि 1 आती है तो c की जगह 1 लिखेंगे, ध्यान रखना है। अब कुछ भी गड़बड़ी मत करो। 6 + 2 कितना होता है 8, 8/2 कितना हुआ है 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ है sp3। देख लीजिए 6 + 2 8, 8/2 4, 4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया है sp3 आ गया है। डन। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो सारे कंपाउंड बता रहा हूं उसमें सेंट्रल एटम एक ही हो तो ही पॉसिबल है, 2 में फिर आपको स्ट्रक्चर बीएससी या थ्योरी के हिसाब से बताना पड़ता है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं बात कर रहा हूं इफ द सेंट्रल एटम इज ओनली वन, मेक श्योर। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल 4 ले लिया है, आपके पास स्ट्रक्चर MnO4- आ गया। ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो गया है कि 1/2 Mn जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, Mn को बाद में दूसरे हिसाब से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि Mn में D ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो Mn के अंदर D भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि Mn का क्या हुआ है 4s2 3d 5 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7।
ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे, ये एक्चुअली क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैंने अभी समझाया था ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सम केस में पेनल्टीमेट भी आता है, तो इससे एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूं, अभी यूज करना भी मत। भले यहाँ पर एनायनिक चार्ज कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो अभी मेरी एडवाइस है, मैंने भले यहाँ पर लिख दिया था MnO4, मैंने एकदम याद किया था MnO4 लिख दिया, बट अभी मेरी ये एडवाइस है कि MnO4 के स्ट्रक्चर यानी डी ब्लॉक यदि सेंट्रल में है, डी ब्लॉक के एलिमेंट सेंट्रल में है, तो उसको अभी अवॉइड करके चलिए, वो 12 तक वेट करके चलिए, ठीक है। अभी आप या p ऑर्बिटल या कुछ s ऑर्बिटल सेंट्रल में है, उसी पे आप फोकस करिए, है ना। तो अभी एक मैंने लिख जरूर लिया है, तो आप बस अभी अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है डी ब्लॉक के वाले में कि पेनल्टीमेट यूज होते हैं, तो फिर क्या है, ये कैलकुलेशंस करने जाओगे तो हो सकता है आपको नहीं आया, रॉन्ग हो, तो उसके लिए आप वेट करिए, ठीक है, 12 तक वेट करिए। अब मान लीजिए एग्जांपल 4 में हटाई देता हूं MnO4 माइनस का, साइड में कर दो, मत नोट करिए। चलिए मान लीजिए मेरा NH4 प्लस आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप, 15 ग्रुप के अंदर वैलेंस कितना होता है 5। अब आप देखो दिस इज 4 क्योंकि मोनोवैलेंट है, और 1 मैंने -1 क्यों लिखा है, बिकॉज कैटायनिक चार्ज इज 1, तो -C है, तो मैंने क्या करा है -1 लिखा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो 5 + 4 9, और 9 - 1 8, 8/2 4, यानी 4 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया है sp3, ठीक है। मान लीजिए फिफ्थ एग्जांपल आपके पास आ गया है PCl4 प्लस आ गया है, या PCl6 माइनस, क्योंकि आप देखेंगे कि PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मैं ये लिखाऊंगा एग्जांपल कि कौन कौन से सॉलिड स्टेट होगा, वो मैं अलग से ही लिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, तो PCl5 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, बट PCl5 इन सॉलिड स्टेट लिखा तो थोड़ा केयरफुल लेना है। मैं तीनों का ही बताता हूं, ठीक है। जनरली PCl5 लिखा है तो कोई गड़बड़ी नहीं, बट जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करेगा सॉलिड स्टेट, तब तक आपको सिंपल PCl5 की तरह ही वर्क करना है। मैं तीनों का समझा रहा हूं, पहले ये चीज नोट करवाया है, ठीक है। तो अभी आप जरा ध्यान रख लेना कि PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी PCl5 सॉलिड स्टेट में जब एग्जिस्ट करता है तो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको लिस्ट भी लिखाऊंगा एंड में, जब भी हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो जाएगा, कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, नोट कर लिया है, ठीक है। तो आप मान लीजिए PCl4 प्लस हो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या PCl5 होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, डन। चलिए फास्फोरस, वी नो दैट 15 ग्रुप, फास्फोरस कौन सी ग्रुप में है 15 ग्रुप, नाना पार्टिकल, ठीक है। सराउंडिंग कितना है 4, सराउंडिंग कितना है 6, सराउंडिंग कितना है 5, लिख दिया बच्चों में, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना है, कैटायनिक चार्ज है +1, इसलिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया। एनायनिक चार्ज कितना है 1, तो इसलिए क्या है यहाँ पर +1 हो गया है। यहाँ पर देयर इज नो चार्ज, तो देख लीजिए एनायन होता है तो माइनस करता हूँ, एनायन होता है तो प्लस करता हूँ, कैटायन होता है तो माइनस करता हूँ। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड रखा हूँ, साइन मत रखना, गड़बड़ी करोगे। अब देखो 5 + 4 - 1 कितना हुआ 8/2, 4 आ गया है। दिस इज गोइंग टू बी 5 या 6 आ रहा है, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 5। चेक कर लीजिए सब में, 10/2, 12/2 एंड 8/2। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 है, तो आप क्या बोलोगे sp3, इसका 5 है, तो अब p खत्म हो गया है, नेक्स्ट क्या आएगा d, इसमें कितना है 6, आपके पास क्या हो जाएगा sp3d2, दिस इज गोइंग टू बी sp3d2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर भी आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब देखिए यहां पर तो आपको सिंपल PCl5 लिखा है, आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन इज 5। यदि आपको दिया हुआ है कि PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, तो आपको देखना ही ना कि आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, एक आपको sp3 दिया होगा और एक sp3d2 दिया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आई होप यहां पर समझ में आ गया है। कुछ अच्छे एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास HCO3 आ गया,
मान लीजिए आपके पास NO2 प्लस आ गया, मान लीजिए I3 माइनस आ गया, ठीक है, HCOF4 आपके पास आ गया, या कोई और एग्जांपल्स आप लेते हैं, ICl3 आ गया, IF7 आ गया, ठीक है, XeF4 आ गया, ठीक है, ये जनरली आपके पास आ गया है। मान लीजिए XeF2 भी आ गया, ठीक है, NO3 माइनस आ गया, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट अपन ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस गेन कर लेता हूं। बहुत सारे पॉसिबल है, हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारों के आ सकता है। तो आप देख लीजिए XeO3 1/2 8, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, तो कितना आया 4, तो आपने क्या लिखा sp3। यहां पर नाइट्रोजन 1/2 5, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है तो 0 आएगा, और कैटायनिक चार्ज कितना है 1, तो कितना हो गया 6/2 3 यानी sp2। अब आप देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है I3 माइनस, ठीक है। अब I3 माइनस में ध्यान रखना है कि आपके पास 3% है, 3% है और 3% खड़े हैं, तो कोई ना कोई तो बीच में आएगा। आप देख लीजिए, आप यहां पर यहां रखो, यहां पर रखो, यहां पर यहां रखो, तो 3% यदि खड़े हैं तो आप बोलोगे यार वो तो बीच में खड़ा है, वो लेफ्ट साइड खड़ा है, वो राइट साइड खड़ा है। तो सिमिलरली भले यहां पर I3 लिखा हुआ है, बट उसमें I3 माइनस के अंदर आपके पास एक सेंट्रल तो है, एक तो क्या है सेंट्रल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, I2 माइनस, किस तरह से भी लिख सकते हो, I3 माइनस को ऐसे भी लिख सकते हो I2 माइनस, यानी एक सेंट्रल में है और 2 सराउंडिंग में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर आ जाएगा 1/2, देखो सेंट्रल 1 है तो सेंट्रल का काउंट होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड आयोडीन बिलोंग टू 17 ग्रुप, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, ठीक है। अदर 2 आयोडीन इज सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में काउंट होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, सराउंडिंग एटम कितने हैं 2, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एनायनिक चार्ज है, ठीक है, एनायनिक चार्ज को तो आपको 1 ही रखना है। यहां पर कितना गया है 5 का मतलब क्या हुआ sp3d आ गया है। तो क्लियर, XeF4 1/2, जीनोन में होता है 8। अब सराउंडिंग ऑक्सीजन भी है, सराउंडिंग क्लोरीन भी है, बट काउंट कौन सा करना है मोनोवैलेंट, तो फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट है। तो 12/2 कितना हुआ 6 sp3d2, 12/3 क्या है sp3d2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए यहां तक आपके समझ में आ गया है। ICl3 माइनस 1/2 7 + 3 10/2 5 sp3d आया। IF7 7 + 7 sp3d3। देख लीजिए आयोडीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, सराउंडिंग 7, जीनोन में 8, सराउंडिंग 4, 12/2 6 sp3d2। चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही हो, है ना, आप चेक करते रहिए, ठीक है। हालांकि गड़बड़ी दिख नहीं रहा है, यहाँ भी 5 हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा 1/2 8 + 2 5 sp3d, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सराउंडिंग 2, NO3 माइनस 5, ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट तो 0, एंड एनायनिक चार्ज इज 1 3 sp2, 5 + 1 6 sp2, ठीक है। NO2 प्लस क्या आया है, सॉरी इधर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर प्लस, ठीक है बराबर है, -1 है वहां पर +1, डन। 5 - 1 4, 4/2, यहां गड़बड़ कर रहा हूं मैं, यहां 2 था, ये sp आ जाएगा, गड़बड़ मैंने कर दिया है, यहां पर क्या है sp आएगा, करेक्शंस कर दीजिएगा यहां पर, ठीक है। 5 - 1
ठीक है, ये कितना हुआ 4/2 2। तो दिस इज एसपी। करेक्शंस कर लीजिएगा बच्चों, मैंने यहाँ एसपी लिख दिया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया है, क्योंकि अब तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, हर को आप अपन कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिया है कि हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट से अपन रब कर लेते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास और एग्जांपल आ गया SF6 आ गया। देखिए अभी मैंने अभी जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड बताया था। अभी मैंने आपको नंबर ऑफ सिग्मा या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना नहीं सिखाया। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन और एक ही क्वेश्चन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी सिखा दूं और नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालना भी सिखा दूं, है ना। इसीलिए मैंने अभी सिखाया नहीं है। ठीक है, ये मतलब हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। SF6 की बात करें तो 1/2, सेंट्रल एटम कितना है सल्फर 6 + 6 कितना हो गया 12/2 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। इधर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान लीजिए आपके पास आ गया है XCO6 4- XCO6 4- आ गया है। तो मान लीजिए आपके पास 1/2, जिनॉन का कितना आता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट तो वो आ जाएगा 0। एनायनिक चार्ज 4 है तो 12/2 6 आ जाएगा, तो आप बोलोगे sp3d2। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ गया है फॉस्फेट आयन आया 1/2 5 + 3 4 दैट इज sp3 आया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल किए, क्योंकि देखिए जानना जरूरी है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो है मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारे एग्जाम्पल्स एक लेके एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन में या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे। अभी हमने सीखा है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द सेलिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल से कि कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन डेवलप हुआ है। ठीक है, तो यह आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं अभी, तो इसलिए पहले कोई क्वेश्चंस हम इस पे बेस कर लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू मेंस और 2019 एंड 2016। सिंपल है, फटाफट से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 7 + 2 + 1/2। तो दिस इज गोइंग टू बी, देख लीजिए 7 + 2 + 1/2 कितना हुआ 10/2 5 आया। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 + 2 + 1/2 ये 5। इधर आ गया 7 + 4 + 1 7 + 4 + 1/2। ठीक है, ये आ गया है sp3d2 है ना। तो कितना हो गया 7 + 1 8 8 + 4 12 12/2 6। यहाँ पर 7 + 6 + 1/2 कितना आ गया है यहाँ 7। अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया है, ये sp3d आया है। दिस इज गोइंग टू बी sp3d2 d3, this is going to be sp3d2 and this is going to be sp3d। बट अपन से क्या पूछा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और क्वेश्चन था जिसमें हाइब्रिडाइजेशन था बट उसमें लोन पेयर था। तो जब मैं VSEPR थ्योरी सिखाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द लोन पेयर। तो उस इसलिए वो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट वो VSEPR थ्योरी में मैं इंक्लूड कर दूंगा। कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है नाइट्रोजन। इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गया है 7 + 0 + 1। अब मैं 0 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन है तो आप हटा ही रहा हूं। 7 + 1/2 8/2 4 7 सॉरी नॉट 7 क्योंकि नाइट्रोजन में तो 5 होते हैं, मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर कितना हो गया है 5 + 1/2 इट इज गोइंग टू बी 3। ओके, यहाँ पर भी क्या जाएगा 5 + 1/2 दिस इज गोइंग टू बी 3 है ना। इधर कितना हो गया है, यहाँ पर मुश्किल होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना क्योंकि इसमें 5
ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, यह इसका नहीं होता है। यहाँ पर कितना हो गया 5 प्लस 5 माइनस 1/2, ये 2, दिस इज sp। अपन से क्या पूछा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये एग्जांपल दिया है, दिस इज गोइंग टू बी sp2, दिस इज गोइंग टू बी sp2। अब आप बोलोगे कि सर दो डिफरेंट कंपाउंड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम आ सकता है, यस आ सकता है, क्योंकि जब आप VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर लोन पेयर भी आएगा। और मैंने आपको क्या लिखाया था, याद करिए कि जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग भी सेम है, बट उसके नंबर अलग अलग है। जैसे देखिए सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग नंबर अलग है, बट सराउंडिंग एटम सेम है, ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन सेम हो सकता है, क्योंकि किसी में इनमें सारे के सारे बॉन्डेड हुए, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्डेड होंगे और लोन पेयर भी हो सकता है, बिकॉज हमारी कैलकुलेशंस क्या थी कि सारे के सारे तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर भी तो हो सकते हैं। ये चीज हम VSEPR थ्योरी में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी आप घबराना मत। आप बोलोगे कि सर ये 2 कंपाउंड है, दोनों में सेंट्रल भी सेम है, सराउंडिंग भी सेम है, बट ओनली नंबर डिफरेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा सेम आ गया, तो ये आ सकता है ये। और आप जब VSEPR थ्योरी में पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर सारे के सारे सिग्मा है, जबकि इसके अंदर 2 सिग्मा है और 1 पाई है, तो इसमें क्या है 3 है ना, तो ऑल द 3 सिग्मा है, जबकि यहाँ पर क्या है 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, ठीक है। बट ये अभी मत ध्यान दीजिएगा, ये VSEPR थ्योरी में सिखाऊंगा, आप भी फिक्र रहिए, ठीक है ना। तो ये चीज मैं वहां पर लूंगा तो ये रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ अभी इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन तक होना चाहिए, ठीक है। फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, ओके।